हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और हम जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पार्ट 1 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। फिर वही ऑफस्प्रिंग यानी संतान ग्रो होती है, मैच्योर होती है और बदले में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह बर्थ, ग्रोथ और डेथ का साइकिल चलता रहता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन अर्थ पर किसी स्पीशीज़ की लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं नीड फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखो, जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि वो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जैसी लाइफ प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। सुनो बच्चों, रिप्रोडक्शन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीएनए की कॉपी के द्वारा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। डीएनए कॉपी हाई कंसिस्टेंसी और कंसिडरेबल वेरिएशन के साथ होती है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी के लिए स्पीशीज के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब क्या ऑर्गेनिज्म अपनी कार्बन कॉपीज बनाते हैं? तो सुनो। तो बच्चों सुनो, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन के दौरान रिप्रोडक्टिव सेल्स दो डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, जो दो सेल्स में सेपरेट हो जाती हैं। तो डीएनए कॉपीज सिमिलर तो होती हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। इसीलिए न्यू इंडिविजुअल से अपने पेरेंट्स में स्लाइटली वेरिएशंस आती हैं, और यही न्यू स्पीशीज और वेरिएशंस का आधार होता है। अब वेरिएशन बेनिफिशियल कैसे होता है? तो वेरिएशन होता क्या है, पहले ये सुनो। किसी भी बॉडी डिज़ाइन में चेंज को वेरिएशन कहते हैं। तो बच्चों, वेरिएशन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट या स्थानों को अडेप्ट करता है और वहाँ एग्जिस्ट कर पाता है। देखो, स्मॉल वेरिएशन या टाइम के साथ वेरिएशन से स्पीशीज को डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। हालांकि ड्रास्टिक वेरिएशन किसी सिंगल इंडिविजुअल के सर्वाइवल के चांसेस को अफेक्ट करता है, और यही इवोल्यूशन का बेसिस होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजेनरेशन, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सिक्स्थ स्पोर फॉर्मेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों, फिशन दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। इस मेथड में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और दो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एमेबा और पैरामीशियम। तो बच्चों, ये हैं एमेबा, पैरामीशियम और फ्लैगेला।
एमेबा बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होता है। एक सर्टेन वॉल्यूम तक ग्रो होने के बाद एमेबा में पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर सूडोफोडिया में ब्यूरो की फॉर्मेशन होती है और एमेबा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम में मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और हर सेल रैपिडली ग्रो होता है और न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। और बच्चों, फेवरेबल कंडीशन में पैरामीशियम एक दिन में रैपिडली 3 या 3 से ज़्यादा बार डिवाइड हो सकता है। बच्चों, यूग्लेना में बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। पेरेंट सेल में सेल पहले से एलोंगेट होता है और न्यूक्लियस स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चों, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और सेल स्प्लिट होना स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल एमेबा की तरह डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। इस मेथड में एक ऑर्गेनिज्म मेनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है। तो बच्चों, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है और बहुत सारे इक्वल साइज के न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियाई न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं और पेरेंट बॉडी को डिस्ट्रॉय करके ये बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों, मल्टीपल फिजन को स्किज़ोगोनी भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे बडिंग की। तो देखो बच्चों, इस मेथड में ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बड की फॉर्मेशन होती है। कुछ समय बाद बड न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है और एक सर्टेन वॉल्यूम अटेन करने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, यीट्स एक्सेट्रा। देखो बच्चों, ये सेल के किसी भी एक एंड पर छोटा सा बड ग्रो होता है और न्यूक्लियस एलोंगेट हो जाता है और बड में फैल जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। 2 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई बड में चला जाता है। ये बड एक सर्टेन एक्सटेंट तक ग्रो होता है और फिर मदर सेल से डिटैच हो जाता है। अब हम बात करेंगे बडिंग इन हाइड्रा। देखो बच्चों, हाइड्रा की बॉडी के किसी भी पार्ट में से एक बड ग्रो होता है, फिर बड एक सर्टेन साइज तक ग्रो होता है और फिर मदर हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाता है और फिर फर्दर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। इस मेथड में सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैच्योरेशन के बाद स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाती है और फिर हर एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटियस एल्गी में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। देखो बच्चों, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट बहुत सारे पीसेस में डिवाइड होता है और फिर हर एक पीस न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे रीजेनरेशन की। तो बच्चों, इन मेथड में ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट होती है या ब्रोकन होती है और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो बच्चों, प्लेनेरियन बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं क्योंकि अपने लॉस्ट पार्ट से रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेनेरियन को बीच से स्प्लिट कर दो तो 2 हाफ्स सेपरेट इंडिविजुअल में रीजनरेट हो सकते हैं और अगर एक प्लेनेरियन के मैनी पीसेस कर दिए जाएं तो हर एक पीस न्यू प्लेटफॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। तो बच्चों, इस मेथड में स्ट्रक्चर, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, टाइनी सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिन्हें स्पोर कहा जाता है। जब ये स्पोर मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस की। अब देखो, ये स्पोर्स की फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फंगस की बॉडी हाइफे से बनी होती है जो स्पोरेंजियम को डेवलप करता है। देखो बच्चों, फिलामेंट के ऊपर एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं और उसके टिप में यानी कि उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर टफ और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं
और जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और ये स्पोर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद विंड इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर देती है जिससे ये वेरियस साइट पर लैंड कर सके। अब देखो, ये जो साइट होती है ये फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर टफ कोट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू हाइफे में ग्रो हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देखो, पहली तो ये कि इसमें ऑर्गेनिज्म को मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड, स्पोरेंजियम में लार्ज अमाउंट में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड, स्पोर्स को डिस्पोजल के लिए किसी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये राउंडेड और बहुत लाइट वेटेड होते हैं जिससे ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फोर्थ, एयर इजीली स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और दूर दूर तक ले जाती है ताकि एक ही जगह ये जमा ना हो जाए। और लास्ट इज, स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड होते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन से स्पॉइल ना हो जाए। तो अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। सुनो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन का वह मेथड है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, ये वेजिटेटिव पार्ट प्लांट की बॉडी के नॉन रिप्रोडक्टिव और नॉन फ्लावरिंग पार्ट होते हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्राफिलम, रोज, जैस्मीन, शुगर केन। तो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप का होता है। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम रूट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। स्वीट पोटैटो, इस प्रोसेस में मॉडिफाइड रूट में से न्यू प्लांट ग्रो होता है जिसे ट्यूबर कहते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लांट स्पीशीज रूट एडवेंटेटियस बर्ड डेवलप करती हैं। एडवेंटेटियस बर्ड वो बर्ड होती है जो लीफ एक्सेस या स्टेम टिप पर ना उगकर लीव्स या ट्रंक पर ग्रो होती है। तो बच्चों, ये बर्ड्स ग्रो होते हैं और राइट कंडीशन में न्यू प्लांट और स्प्राउट्स फॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो और दाहिलिया। इन स्प्राउट्स को जब पेरेंट प्लांट से सेपरेट करके अदर एरिया में प्लांट किया जाता है तो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम। देखो, जब न्यू प्लांट नॉड से अराइज होता है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम के थ्रू होता है। यहीं पर बर्ड्स फॉर्म होते हैं जो न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। अब देखो, स्टेम जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं उन्हें रनर्स कहते हैं। तो जब ये रनर्स ग्रो होते हैं तो नॉड्स पर बड्स फॉर्म होती है जो बाद में रूट्स और शूट डेवलप करती हैं जिससे एज अ रिजल्ट न्यू प्लांट फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सिनेडॉन, मिंट, एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो राउंड और स्वेलन पार्ट होता है उसे बल्ब कहते हैं, जैसे कि सेंट्रल शूट जो कि न्यू प्लांट में ग्रो होता है। बल्ब में बड होता है जो फ्लैशी लीफ से सराउंडेड होता है। एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, एक्सेट्रा। देखो बच्चों, स्टेम ट्यूबर्स पोटैटो प्लांट में पाई जाती है। तो बच्चों, ट्यूबर्स थिकन और स्वेलन स्टेम या रूट होती है जो फूड स्टोर करती है और अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती है। ये स्वेलन एपिकल पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नोड्स और आईज होती हैं और हर आई में बड होते हैं। इन बड से न्यू प्लांट ओरिजिनेट होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम लीव्स। अब देखो, ब्राफिलम, बेगोनिया जैसे प्लांट्स में एडवेंटेटियस बर्ड्स होती है जो उनके नोचेस में डेवलप होती हैं और ये बर्ड्स न्यू प्लांट में डेवलप होती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के द्वारा लैब्स और फील्ड में किया जाता है। तो बच्चों, जो मोस्ट कॉमन टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली अकर होते हैं वे हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। देखो बच्चों, कटिंग वह मेथड होता है जिसमें प्लांट की स्टेम को नॉड्स और इंटरनॉड से कट किया जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो किया जाता है। तो कटिंग से ज़्यादा प्लांट प्रोपगेट किए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज प्लांट जिसे कॉमनली कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं
लेयरिंग की। लेयरिंग वह मेथड होता है जिसमें प्लांट की स्टेम को ग्राउंड से बेंड कर दिया जाता है और फिर उसे सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो ये जो सॉइल से कवर्ड एरिया होता है उसे लेयर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉक्सवुड, हनीसकल एक्सेट्रा। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट प्लांट को ज्वाइन किया जाता है और एक ही प्लांट में ग्रो किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लांट के पोर्शन को, जिसे स्काइन कहते हैं, दूसरे प्लांट के पोर्शन पर प्लेस किया जाता है। इस पोर्शन को स्टॉक कहते हैं, यानी कि चाइल्ड प्लांट स्काइन कहलाता है और पेरेंट प्लांट स्टॉक। इसमें स्टॉक को स्लांटली कट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही स्काइन को भी उसी मैनर में कट किया जाता है और उसके बाद स्काइन को स्टॉक के ऊपर पीस ऑफ क्लॉथ या पॉलिथीन शीट की हेल्प से टाइटली फिट कर दिया जाता है। एप्पल, ऑरेंज, लेमन ट्री को प्रोपागेट बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग ही किया जाता है। तो अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में लैब्स के कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी भी प्लांट के छोटे से टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो किया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर का यूज़ अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इससे बेटर यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर मेथड को कॉमनली बनाना प्लांट को ग्रो करने में यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, पहला स्टेप टिश्यू कल्चर का होता है एक्साइसिंग। इसमें प्लांट के लीफ, रूट या शूट में से किसी भी छोटे से पार्ट को कट किया जाता है। इस कट किए हुए पार्ट को एक्सप्लांट किया जाता है, किसी भी सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है, जिसमें सरकोस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड जैसे कार्बन सोर्सेज और ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा हो। इसके बाद एक्सप्लांट्स को मल्टीप्लाई होने दिया जाता है, जिससे ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। इन्हें कैलस कहा जाता है। तो बच्चों, कैलस एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स का एक इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। ये कैलस फर्दर मल्टीप्लाई होता है और बहुत सारे प्लांटलेट्स बनाता है, जिसके बाद इन्हें डिफरेंट कंटेनर्स में प्लेस कर दिया जाता है और वहाँ इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। और फाइनली नॉर्मल ग्रोथ के लिए डेवलप्ड प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर में प्लांट के छोटे से पार्ट से बहुत सारे प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। इसीलिए इसे माइक्रो प्रोपागेशन भी बोला जाता है। अब ये सब प्लांट पेरेंट प्लांट के सेम पार्ट से डेवलप हुए होते हैं, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इन्हें सोमा क्लोन्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थर्ड, ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की एग्जैक्ट क्लोन कॉपी होते हैं। और फोर्थ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है प्लांट के अंदर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बच्चों, पहली डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वेरिएशन के नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेरेंट जनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद खत्म हो जाती है। थर्ड, किसी भी हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।